जय हिंद दोस्तों, RDGS एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। पाचन तंत्र होता क्या है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, हमारे शरीर में गैस कैसे बन जाता है, भोजन कैसे क्या प्रक्रिया होती है कि किसी किसी व्यक्ति में भोजन की पाचन सही से नहीं हो पाती है, किसी किसी भोजन की पाचन बहुत तेजी से हो जाती है। यानी कि सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, किस भोजन का पाचन बहुत तेजी से होती है, किस भोजन की पाचन बहुत जल्दी नहीं हो पाती है, और किसका पाचन हमारे शरीर में होती है, किसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होती है। इस सभी चीजों के बारे में हम लोग अच्छा तरह से पढ़ने वाले हैं। देखिए, पाचन का मतलब होता है पचना। किसका पचना? तो भोजन का पचना। अब तंत्र, सिस्टम, ठीक है, क्या होता है? तंत्र यानी कि एक सिस्टम होता है, वह सिस्टम जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं पाचन तंत्र। समझ में आ गया? उस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, यानी पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे का होता है डाइजेस्टिव, यहाँ पे ग्लैंड यानी कि आहार नल, और दूसरे का पाचक ग्रंथि। ये पाचक ग्रंथि क्या होता है? यानी कि पाचक ग्रंथि में आपका लार ग्रंथि आ जाता है, अग्नाशय आता है, उसके बाद आपका पित्ताशय आता है, यकृत, इस सभी की भूमिका बहुत अधिक रहती है। अगर एक भोजन में ये पाचक ग्रंथि की भूमिका अगर नहीं रहेगी, पाचक ग्रंथि अगर नहीं मिलेगी, तो भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाती है। तो आज आप लोगों को सभी के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं। देखिए, आहार नल के अंतर्गत आहार नल की पहले लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट होती है, और मीटर में जब कहेगा तो इसे 9 मीटर लगभग आता है। जब इसको फीट से आप मीटर में बदलिएगा तो 9 मीटर के लगभग में आएगा। आहार नल के अंतर्गत, आहार नल कहां से कहां तक होता है? आप सोचिए, आहार नल बहुत छोटा होता है, आहार नल छोटा नहीं होता है, 32 फीट जो होता है ये कहां से कहां तक होता है? तो मुख से लेकर के और स्टोमक, ग्रास नली, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुर्दा होते हुए मैंने भोजन मुख से किए, अब भोजन को निकाले, वहां तक की सभी जो नली होती है, उस नली को हम बोलते हैं आहार नल। आहार नल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले देखिए, भोजन को हम करते हैं मुख में, यानी कि मुख गुहा, यानी कि गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, मुख का मतलब तो समझिए मुंह होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मुख में हम भोजन को लिए, मुख में भोजन मुख से कहा जाएगा तो ग्रास नली होता है। देखिए, एक श्वास नली है जिसमें हवा जाता है, या ग्रास नली है मतलब फूड पाइप जिसको बोला है, यानी कि उसमें भोजन जाएगा। और ग्रास नली के बाद भोजन कहा जाता है तो स्टोमक में जाता है, यानी आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद भोजन कहा जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत के बाद भोजन कहा जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद भोजन कहा जाता है, यानी मलाशय से होते हुए, गुर्दा से होते हुए वो बाहर तरफ निकल जाता है। एक एक करके इस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे पाचक ग्रंथि के अंतर्गत कौन आता है? तो लार ग्रंथि आता है, यकृत आता है, और दूसरी का यहाँ पे पित्ताशय और अग्नाशय आता है। पाचन का मतलब होता है क्या? यानी कि पाचन का मतलब होता है जटिल से जटिल पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में क्या कर देना? तोड़ देना, पाचन कहलाता है। हमारे शरीर में किसकी पाचन नहीं होती है? तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो है पानी की पाचन नहीं होती है, विटामिन की पाचन नहीं होती है, और आपको बता दें कि खनिजों का भी पाचन नहीं होती है। यानी 3 चीजों का लगभग पाचन नहीं होती है, आपका जल का, आपका खनिज का, आपका विटामिन का पाचन नहीं होती है। इनका क्या होती है? तो इनका अवशोषण होती है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाचन जटिल से सरल, यानी कि जटिल वस्तुओं को, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है, इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ होता है? तो ये बताएंगे कि बड़ी आंत में होती है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन से हमको क्या मिलती है? हमको ऊर्जा मिलती है। पाचन से हमें क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है। देखिए, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है ये। जो पाचन जो होती है ये कैसी प्रक्रिया होती है? पाचन कैसी प्रक्रिया है? तो फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल क्या होता है? तो देखिए आप लोग बताते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, यानी कि भौतिक और रासायनिक। कहने का मतलब जैसे बर्फ से, पानी से बर्फ बनता है, अब बर्फ से पुनः पानी बन जाता है, यानी कि नॉर्मली उस बर्फ को भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है? भले पानी से बर्फ बना है, लेकिन वो भी तो पानी का ही रूप है। फिर चाहेंगे तो हम बर्फ से क्या बना सकते हैं? पानी बना सकते हैं, यानी कि वो पानी का रूप है कि नहीं है। वैसे ही देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो दांत होता है वो भोजन को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, काट कूट करने का काम करता है, कचौड़ देता है पहले दांत, पूरे भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। यानी कि यह क्या किया? भोजन को तोड़ा, ये पचाया तो नहीं, केवल कटिंग करने का काम किया। भोजन का भोजन है, बशर्ते वो बड़ा से क्या बन गया? छोटा बन गया है। तो ये फिजियो इसको कहते हैं, यानी कि फिजिकल यानी कि भौतिक प्रक्रिया। और जब वो छोटे छोटे टुकड़े होकर के जब हमारे शरीर के अंदर जाती है और उसमें पाचक ग्रंथि मिल करके
उसके पचाने का काम करती है, उसको कहते हैं केमिकल यानी कि रासायनिक प्रक्रिया। यानी दोनों की दोनों प्रक्रिया हो रही है हमारे शरीर में, यानी कि फिजिकल और केमिकल, यानी कि इसलिए उसको कहते हैं फिजियो केमिकल प्रक्रिया। तो आपसे पूछेगा कि पाचन कैसी प्रक्रिया है, तो फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। देखिए यहाँ फिगर आप लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले भोजन को अभ्यास कीजिएगा, यानी मुख, इसको कहते हैं मुख हुआ। मुख हुआ के बाद ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्रास नली यानी फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ये इसका कोई काम नहीं होता है फूड पाइप का, केवल ये भोजन को जो है मुख गुहा से भोजन को कहाँ पहुंचाता है, तो स्टोमक में पहुंचाता है, यानी अमाशय में। अंदर के जो भाग होते हैं उसको अमाशय बोलते हैं, और बाहर के जो भाग होते हैं उसे हम बोलते हैं उदर। क्या बोलते हैं, उदर, यानी पेट, उसको नॉर्मली बोल सकते हैं पेट यानी स्टोमक। तो अंदर वाले भाग को अमाशय बोलते हैं, और बाहर वाला जो दिखता है आप लोगों को उसको क्या बोलते हैं, उदर। जैसे गणेश जी के बड़ा सा पेट होता है तो क्या बोलते हैं, लंबोदर, यानी लंबा है जिसके उदर, यानी जिसके पेट क्या हो, लंबा हो। तो देखिए आपको पता चल गया अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, बाहर के भाग को क्या बोलते हैं, तो उदर बोलते हैं। तो सबसे पहले भोजन कहाँ है, मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद कहाँ है, फूड पाइप में यानी ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद कहाँ है भोजन, तब तो कहाँ गया, या स्टोमक यानी अमाशय। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो यह है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ी होती है, ठीक है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाती है, तो यह बड़ी आंत जाती है, ठीक है। और बड़ी आंत के बाद भोजन की प्रक्रिया होकर के मलाशय के अंतर्गत गुर्दा से क्या होता है, बाहर निकल जाती है। और यह क्या है, तो यह आपका अग्नाशय है। यह क्या है, तो यह आपका पित्ताशय है, ठीक है। यह आपका क्या है, तो यह लीवर है, ठीक है। इस सब की भूमिका क्या होती है हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। अभी एक चीज, एक और शब्द यहाँ पे बोलस। बोलस क्या होता है, और काइम क्या होता है, और पेरिस्टालसिस यानी कर्माकुंचन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझिए। बोलस एक शब्द है, बोलस। बोलस का मतलब होता है जब हमारे दांत कचरा करके भोजन को किसको दे दिया, यानी कि ग्रास नली के सहायता से क्या भेज दिया, पेट में भेज दिया। तो जो कचरा है भोजन को कचर दिया है, काट कूट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दिया है, उस भोजन को हम बोलते हैं बोलस। उसके बाद यह ग्रास नली के अंतर्गत यानी फूड पाइप के अंतर्गत कहाँ आता है भोजन, पेट में आता है। पेट में बहुत सारी प्रक्रिया होती है पाचन की, और पेट में यानी अमाशय में कर सकते हैं, अमाशय में बहुत सारी प्रक्रिया होती है। भोजन के पाचन होने के बाद यह कहाँ जाती है, तो आपका छोटी आंत जाती है, यानी कि छोटी आंत जैसे एंट्री करेगी उस भोजन को हम कहते हैं काइम, यानी कि भोजन किसका रूप ले ली रहती है, तो काइम का रूप ले ली जाती है। ये क्या होता है, पेरिस्टालसिस, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन का मतलब होता है जैसे हम भोजन मुख से कहाँ ढकले, तो ग्रास नली में। और ग्रास नली में जो भोजन होती है एक बैग नहीं आती है, धीरे 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 करके जो है आपका भोजन नीचे की तरफ यानी कि ग्रास नली होते हुए पेट में आपके भोजन आएगी। यानी धीरे धीरे की जो प्रक्रिया है भोजन की धीरे धीरे जो आती है इसी को हम बोलते हैं कर्माकुंचन। आपसे पूछेगा कि ग्रास नली में भोजन किस प्रक्रिया के तहत अमाशय में एंट्री करती है, तो कर्माकुंचन प्रक्रिया। तो आपको समझ में आ गया। बताइए एक बार रिवीजन कराते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, इसके अंतर्गत दो सिस्टम आते हैं, यानी कौन कौन, एक आहार नल, दूसरा है पाचन ग्रंथि। आहार नल के अंतर्गत कौन आता है, तो मुख गुहा आता है, ग्रास नली आता है, अमाशय आता है, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है, मलाशय यानी गुर्दा से होते हुए भोजन बाहर निकल जाता है। उसके बाद आपका पाचन ग्रंथि में कौन कौन आएगा, तो लार ग्रंथि आएगा, आपका पित्ताशय आएगा, अग्नाशय आएगा, और यकृत, सबकी बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद आपको बता देंगे कि पाचन का मतलब क्या होता है, तो जटिल पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में क्या कर देना, तोड़ देना, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। हमारे शरीर में नॉर्मली देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ही ज्यादा क्या होती है, पाचन होती है। नॉर्मली इसी का पाचन ही होता है, और किसका पाचन नहीं होता है, तो जल का पाचन नहीं होता है, खनिज का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। और हमारे जो पाचन है ये किस तरह की प्रक्रिया है, फिजियो-केमिकल प्रक्रिया है, ये आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे समझ में आ गया बोलस क्या होता है। तो हम मुख में जब भोजन किए, मुख में भोजन जैसे करेंगे वो दांत क्या करेगा, यानी कि काट कूट करेगा, काट कूट करने के बाद यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, तो वह जो भोजन का जो रूप हो जाता है उसको बोलस बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से यानी कि पेरिस्टालसिस यानी कर्माकुंचन के तहत यानी ग्रास नली से हमारा भोजन पेट में पहुंचता है, और पेट से कहाँ चला जाता है, यानी कि आपका क्या कहते हैं, छोटी आंत चला जाता है। छोटी आंत में जैसे एंटर करता है वो किसका रूप ले लिया रहता है, भोजन, तो काइम का रूप ले लिया रहता है। चलिए आप लोग इसको सबसे पहले उतारिए, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए मुख गुहा, सबसे पहले भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तब मुख गुहा शुरू होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तब मुख गुहा से होती है। एक मुख गुहा में क्या क्या होती है, एक जीभ होती है, और दांत होती है, 32 दांत होती है, और क्या होती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग बता दें लार के बारे में बताते हैं। ये लार क्या होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। अम्ल आप लोग समझ रहे हैं,
जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। प्रतिदिन हमारा मुख से कितने लीटर लार निकलती है, लार का स्राव होती है, तो 1.5 लीटर। प्रतिदिन कितने लीटर, तो 1.5 लीटर। यानी कि एक भोजन को पचाने में लार की बहुत बड़ी भूमिका है, छोटी मोटी भूमिका नहीं है। यह लार क्या करती है, देखिए लार में होता क्या है, 95% लगभग पानी होती है और 5% आपका एंजाइम होती है। 95% पानी और 5% एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है, तो भोजन को पचाता है। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि सबसे पहले बता दिए कि भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। मुख में सबसे पहले पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। हम आप लोगों को बताएं कि नॉर्मली हम लोग 3 चीजों का हम पाचन कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो फैट और प्रोटीन का मुख में पाचन नहीं होता है, यानी मुख गुहा में पाचन नहीं होता है। किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। वो भी कितना प्रतिशत पाचन होता है, तो 70% पाचन होता है। फैट का और प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं होता है, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे लिख दिया है पाचन कार्बोहाइड्रेट की होती है लगभग 70% और फैट और प्रोटीन की पाचन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है लार ग्रंथि का स्राव प्रतिदिन कितना होते हैं, तो 1.5 लीटर होती है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि लार में क्या क्या होती है, तो 95% पानी होती है और 5% एंजाइम होती है। यानी कि लार ग्रंथि से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं, तो 4 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन, एक है लाइसोजाइम, काइलिन, डाइजेस्टेज और म्यूलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, जब हम भोजन में जो बेकार के पदार्थ भोजन के सहारे जब करते हैं तो ये हमारे मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथि से एंजाइम जो निकलते हैं उसमें से पहले एंजाइम लाइसोजाइम होता है। यह लाइसोजाइम उस बेकार के पदार्थ को मारने का काम करता है। जिसे देखते हो कि छोटे बच्चा कुछ उठा करके क्या करता है, खा लेता है, पिल्लू उठा कर खा लेगा, कुछ उठा खा लेगा, यानी उस समय क्या है, हानिकारक पदार्थ है, यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया, वो सब है। उस सबको सबसे पहले मारने का काम कौन करता है, तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से जो छूट जाता है उसके बाद जाता है, जब हमारे आमाशय में जाता है तो उससे बैठा रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कोई नहीं बचता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उसको मार देता है। यानी कि सबसे पहले आपको अटैक कौन करेगा, लाइसोजाइम। जब बेकार के पदार्थ को खा लीजिएगा, यानी कि जब बेकार के पदार्थ को खाइएगा तो लाइसोजाइम मारने की कोशिश करेगा। इससे अगर बच गए तो आमाशय में कौन है, यानी हमारे पेट के अंदर कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो मारने का काम करेगा। वो आप लोग आगे हम बताने वाले हैं। यानी लाइसोजाइम का काम समझ चुके हैं, यानी कीटाणु को क्या करता है, यह मारने का काम करता है। और टाइलिन और डाइजेस्टेज क्या होता है, यानी स्टार्च, यानी मंड। स्टार्च समझते हैं, यानी कि जैसे गेहूं होता है, गेहूं या चावल, गेहूं के जो ऊपर का जो होता है छिलका, उसको बोलते हैं हम स्टार्च या मंड, जिसको चोकर भी बोल सकते हैं। उसका पाचन कराने का काम कौन करता है, टाइलिन या डाइजेस्टेज। उसका पाचन कैसे कराता है, तब स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ये क्या करता है, टाइलिन डाइजेस्टेज का काम क्या है, तो स्टार्च या मंड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देना। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है। लगभग 70% पाचन की प्रक्रिया मुख में ही हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की। तो आप लोग समझ रहे हैं लाइसोजाइम क्या करता है, ये जीवाणु को मारता है, यानी कि बेकार के पदार्थ क्या करता है, मारने का पड़ता है। टाइलिन डाइजेस्टेज क्या करता है, तो स्टार्च या मंड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। और मुख में हमारे कार्बोहाइड्रेट की पाचन 70% होती है। और तीसरा म्यूलिन, ये भोजन को जो है ये चिपचिपा बनाने का काम करता है। भोजन को क्या करता है, तो चिपचिपा बना देता है। क्योंकि भोजन आप किए तो सबसे पहले दांत क्या करेगा, उसको कटिंग करेगा फिजिकली, यानी तोड़ फोड़ करेगा। यानी कि देखिए एक और आप लोगों को बता दें, हम जानते हैं कि जो पाचन की प्रक्रिया है फिजियो केमिकल है। फिजियो कितनी प्रतिशत होती है, तो लगभग 10% होती है, और केमिकल लगभग 90% होती है। 10% फिजियो और 90% केमिकल, इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं फिजियो केमिकल। जिसमें आप लोग बता दिए कि म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। जैसे दांत जो है कटिंग कर दिए, छोट कर दिए, अब वो सब क्या करेगा, घोरने का काम कौन करेगा, यानी चिपचिपा बनाने का काम कौन करेगा, तो ये म्यूलिन करता है। यानी म्यूलिन क्या करता है, तो भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो आप लोग समझ गए, भोजन का पाचन का शुरुआत मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। भोजन में क्या क्या उपस्थित रहता है, तो एक जीभ रहता है, 32 दांत होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। इस लार ग्रंथि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। यही पैरोटिड लार ग्रंथि जो है सांपों में या जहर की थैली का काम करती है। लार ग्रंथि का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है। हम जानते हैं कि 7 से जिसका पीएच मान कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो 7 होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। तो आपका लार का पीएच मान कितना है, 6.8। तो यह किस प्रकृति का होगा, तो अम्लीय प्रकृति का होगा। लार में जो है 95% लगभग जल होते हैं और 5% क्या होते हैं, तो आपके एंजाइम होते हैं। एंजाइम में कौन कौन होते हैं, तो लाइसोजाइम आ जाएंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे म्यूलिन आ जाएंगे, टाइलिन और डाइजेस्टेज आ जाएंगे।
लाइसोजाइम क्या करता है, बेकार के पदार्थों को मारने का काम करता है। जब भोजन में हम लोग बेकार के पदार्थों को खा लेते हैं तो उसको मारने का काम लाइसोजाइम करता है। और आपके यहाँ पे टाइलिन और डाइजेस्टेज का काम क्या है, स्टार्च या मड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। और म्यूलिन का काम क्या है, तो यह भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। यहाँ तक आप लोगों को जानकारी मिल गया। चलिए इसके आगे हम लोग और जानते हैं वो 3 कुल लाल ग्रंथि कौन कौन से होती है। चलिए अब जानते हैं लाल ग्रंथि के बारे में। वो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि क्या होती है। यानी आप लोगों को सबसे पहले पता चल गया है कि लार अगर भोजन में नहीं मिलेगा तो भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में 70% हो जाती है। अगर लार अगर नहीं मिलता तो क्या 70% पाचन हो पाती, नहीं हो पाती। क्या प्रोटीन और फैट की पाचन क्या मुख में होती है, तो नहीं होती है। आप लोग को अभी हम बताने वाले 3 जोड़ी लाल ग्रंथि कौन कौन से होती है। तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है। सबसे पहला सबसे बड़ा लाल ग्रंथि, आपसे पूछा कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि सबसे छोटी लाल ग्रंथि कौन होती है। तो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होता है पैरोटिड लाल ग्रंथि होता है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर यानी सब मैंडिबुलर होती है। और तीसरा होता है सब लिंगुअल लाल ग्रंथि यानी सब लिंगुअल जो होती है ये सबसे छोटी होती है। और पैरोटिड लाल ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी होती है। देखिए पैरोटिड लाल ग्रंथि जो होती है ये सांपों के अंदर भी होती है, लेकिन सांप के अंदर ये जहर की थैली का काम करता है। यानी कि जहर की थैली की तरह यह काम करता है कौन, पैरोटिड लाल ग्रंथि। देखिए पैरोटिड ग्रंथि जब विषाणु से जब संक्रमित हो जाएगी तो उसमें सूजन हो जाती है। सूजन हो जाती है और सूजन होने से क्या होती है, गलसुआ नामक बीमारी होती है। आप लोग यहाँ बता दें ग्रास नली, मुख में भोजन का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए 3 जोड़ी लाल ग्रंथि के बारे में। और भोजन जो है किसका रूप ले लिया है, कोलस का रूप ले लिया है, बोलस का रूप ले लिया है। भोजन बोलस का रूप ले लिया। अब वह भोजन कहाँ पे जाएगा, तो आमाशय में जाएगा। तो आमाशय से पहले कौन है, तो ग्रास नली है, फूड पाइप है। तो भोजन मुख से कहाँ पे एंट्री करेगा, फूड पाइप में। फूड पाइप कितना होता है लंबा, तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचा देगा। इसमें भोजन किस प्रक्रिया के तहत पहुंचती है, तो कर्माकुंचन प्रक्रिया के तहत भोजन को जो है आपका ग्रास नली कहाँ पहुंचा देता है, तो आमाशय में पहुंचाता है। चलिए आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगला पार्ट में इसके बाद आप लोगों को बताएंगे आमाशय से, यानी भोजन की पाचन आप लोगों को हम करा दिए मुख में, भोजन की पाचन मुख में कैसे कैसे होती है। और ग्रास नली यानी फूड पाइप की सहायता से आपके भोजन को कहाँ पहुंचा दिए, तो आमाशय में पहुंचा दिए। अब आमाशय में कैसे कैसे भोजन की प्रक्रिया होती है पाचन की, उसके बाद आप लोग अगले पार्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा। आमाशय से देखने वाले हैं कि कैसे कैसे भोजन की पाचन आमाशय से शुरू होती है। आमाशय क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम डिटेल आप लोगों को आज बताने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आप लोग हम बताते हैं कि भोजन पहले सबसे पहला पाचन मुख में हुआ, मुख में से आहार नाल में आया। आहार नाल जो है, आहार नाल में कोई पाचन नहीं होती है। इसमें एक क्रिया होती है कर्माकुंचन। कर्माकुंचन का मतलब होता है, ठीक है, यानी भोजन को धीरे धीरे कहाँ भेजना, तो स्टोमक में यानी आमाशय में भेज देना। अब भोजन कहाँ आ गया, तो स्टोमक में यानी कि आमाशय में आ चुका है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि आमाशय में क्या क्या प्रक्रिया होती है और क्या क्या प्रक्रिया नहीं होती है, कौन सा एंजाइम कहाँ मिलता है, कौन सा एंजाइम कहाँ नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, स्टोमक यानी आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। पहला भाग कौन होता है आमाशय का, तो कार्डियक होता है। ये हृदय के जस्ट पास में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तो कार्डियक पड़ा। हृदय आप जानते हैं, हृदय क्या होता है, हार्ट, यानी कि हृदय का काम है ब्लड को क्या करना, गति प्रदान करना। 120 के स्पीड से ब्लड को क्या करता है, हमारे शरीर में भेजता है, और शरीर से फिर वापस 80 के स्पीड से लेता है। यह एवरेज होता है। तो आप लोगों को हार्ट के बारे में हम आगे किसी टॉपिक में आप लोगों को हम बता देंगे, यानी कि हार्ट का एक और आप लोगों को वीडियो हम अपलोड कर देंगे जिसमें आप लोगों को हार्ट के बारे में बड़ा बढ़िया से जानकारी हो जाएगा। हार्ट कहलाते हैं कि हार्ट का जो होता है स्टडी अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों को हम बता देंगे। तो आज आप लोगों को बताएं कि आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। कार्डियक वाले भाग में जो होते हैं HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिकम। इसमें कौन सा, हाइड्रोक्लोरिकम, यानी कि आमाशय के जो कार्डियक वाले भाग होते हैं इसमें किसका निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह क्या करता है, तो जैसे भोजन ग्रास नली से हमारे आमाशय में एंट्री करता है, सबसे पहले एंट्री कहाँ करेगा, तो कार्डियक वाला भाग में, यानी कि इस कार्डियक वाला भाग में सबसे पहले एंट्री करेगा। ये क्या करता है, तो यह भोजन को जो है ना अम्लीय बनाने का काम करता है। भोजन को क्या बनाता है, तो अम्लीय बना देता है यह। और इसका दूसरा काम क्या है, तो हम जानते हैं कि हमारे मुख में 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणु को, जीवाणु को, यानी कि बेकार के पदार्थ को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। लेकिन हमारे मुख से जो कीटाणु यानी जीवाणु, जो बेकार के पदार्थ नहीं मारे गए थे, यानी कि जिसको लाइसोजाइम नहीं मार पाया, वो कहाँ पे आएगा? तो पेट में आएगा। तो पेट में नहीं बच पाता है आपको, किससे? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यानी जो मुख से बच गया वो आमाशय के कार्डियक वाला भाग में नहीं बच पाएगा। अब लोग एक और बात यहाँ पे जानिए, अच्छा तरह से बताते हैं, क्योंकि ये कार्डियक, ये क्या है? इसमें HCl का निर्माण हो रहा है। ये क्या है? एक अम्ल है। ये अम्ल इतना खतरनाक होता है कि आप त्वचा पर अगर रखिएगा, जहां रखिएगा उसको क्या करेगा? जला देगा। तो आप कहिएगा कि सर बताइए कि यह अम्ल है और हमारे आमाशय के अंदर है, तो क्यों नहीं जला करके बाहर निकल जाता है? जला क्यों नहीं देता है? तो इसके भी रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं अम्ल और क्षार, केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, केमिस्ट्री में आपको बताया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि अम्ल का जब अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और क्या बन जाता है? जल बन जाता है। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि अम्ल जब क्षार के पास आता है तो अपने आप को क्या बनाता है? न्यूट्रल बना देता है। क्या बनाता है? न्यूट्रल बना देता है। यानी कि यहाँ पे इसमें किस चीज का निर्माण हो रहा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्यों नहीं बाहर आता है? तो आपको बता दें कि आमाशय के अंदर ये जो परत बनी हुई होती है वह क्षार की बनी हुई होती है, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, यह जो परत आपको ग्रास नली से ये सब होते हुए सब परत किसकी बनी होती है? तो म्यूकोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज को सुन करके आप लिख सकते हैं कि जो ये परत है ये किसकी बनी हुई होती है? तो म्यूकोसा की बनी हुई होती है। और किस प्रकृति की होती है? तो क्षार प्रकृति की होती है। तो आपको समझ में आ गया कि अंदर है अम्ल बन रहा है, इसका परत क्या है? क्षार है। तो अम्ल क्षार से क्या करेगा? क्या मिल करके क्या बना देगा? तो लवण बना देगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा। तो क्या बाहर निकल पाएगा? तो नहीं निकल पाएगा। आप लोग ये पता चल गया। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्ल जो है बाहर क्यों नहीं जा पाता है? तो क्योंकि जो आमाशय के जो परत होती है क्या कैसी प्रकृति की होती है? तो अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति की होती है। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों हो जाती है? तो आपको बता दें, यहाँ पे HCl क्या होता है? निकलते रहता है। HCl का काम क्या है? इसमें निर्माण हो है, निकलते रहना। जब आप भोजन बहुत अधिक मात्रा में जब आप कर लेते हैं तो HCl अधिक मात्रा में निकलेगा कीटाणु को मारने के लिए। अगर आप भोजन नहीं करते हैं फिर भी निकलेगा। जब आप भोजन को नहीं करते हैं देखते हैं कि पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ से जो अम्ल का निर्माण हुआ और आप भोजन नहीं किए तो वह अम्ल जाएगा कहाँ? उसी में रहेगा, और उसमें रहेगा तो निश्चित है कि एसिडिटी हमारे पेट में होगा ही होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जब आप भोजन नहीं किए हुए रहते हैं, यानी जब आप भूखे रहते हैं तो आपके पेट के अंदर क्या हो जाती है? तो एसिडिटी नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ गया कि मेरा कार्डियक वाला भाग क्या करता है। तो कार्डियक वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं जो जीवाणु यानी कीटाणु यानी कि बेकार के पदार्थ को मारने का काम करते हैं, और यह भोजन को क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। और जब ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो कभी कभी क्या हो जाती है? एसिडिटी नामक बीमारी हमारे पेट के अंदर होने लगती है। अब देखिए, तो आप फंडिक वाले भाग में जाएंगे। फंडिक वाले भाग में जाएंगे, आमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक वाला का भाग तो बता दिए कि क्या होता है। अब आते हैं फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग का कोई काम नहीं है। फंडिक वाला भाग का एक ही काम है, वो क्या है? तो इसमें भोजन को रोक करके रखना। अब एक बात बताइए, भोजन को रोक करके रखने के लिए कोई ना कोई तो गार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे गार्ड का चलता है 1 मिनट। अगर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को अगर कंट्रोल में करना है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या करना होगा? तो आपको फौज को बुलाना होगा या पुलिस प्रशासन को बुलाना होगा या बहुत सारे लोगों को क्या करना होगा? समिति का सदस्य बनाना होगा, ताकि वो लोग क्या कर सके? लोगों को संभाल सके। यानी कि एक बात याद रखिए कि मतलब लोगों को जब संभालने का बात आएगा, रोक कर रखने का बात आएगा, तो आप लोगों को उसमें क्या करना होगा? बहुत से लोगों को योगदान अपना देना होगा, या फौज दे, पुलिस प्रशासन दे, या लोग दे। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे कार्डियक वाले भाग से भोजन अम्लीय बन करके कहाँ पे आएंगे? फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में लगभग 3 से 4 घंटा तक भोजन इसमें रुका हुआ रहता है। यह क्यों रुका हुआ रहता है? तो इसमें जो है ना एक कांटेनुमा, ठीक है, कांटेनुमा एक आकृति पाई जाती है, कांटेनुमा, जिसको रुचि बोलते हैं। यह रुचि क्या करता है? तो भोजन को 3 से 4 घंटा तक
लगभग रोक कर रखने का काम पड़ता है। कहाँ पे? तब फंडिंग में। और 3 से 4 घंटा रुका हुआ रहेगा। उसके बाद जो है ना फिर ये फंडिंग से भोजन कहा जाएगा? तो पाइलोरिक वाले भाग में जाएंगे। अब यहाँ पे रुका हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैच से देखिए, हमारे शरीर में कोई भी घटना घटता है, जैसे आपका पैर कट गया, आपको दर्द का एहसास होता है। वो दर्द का एहसास कैसे हमारे ब्रेन को पता चल पाता है? जिससे आपको कुछ हो गया, सपोज दैट बहुत ज्यादा आपको चोटें लग गई, ठीक है, या कुछ भी हो गया, मान लेते हैं आपको बहुत ही जल्दी आपको क्या पता चलता है कि हमको यह घटना घट गई, हमारे साथ यह हो गया, हमारे साथ वो हो गया। यह इंफॉर्मेशन, यह सूचना कौन देता है हमारे ब्रेन को? तो हमारे शरीर के अंदर रहता है सोडियम। सोडियम का काम है यह सूचना आदान प्रदान करना, यानी सूचना को देना। किसको सूचना देता है? तो ब्रेन को सूचना देता है। हमारा भोजन यहाँ पे रहता है फंडिंग में, 3 से 4 घंटे अवेलेबल रहता है। यहाँ से यह फंडिंग बोलता है किसको? सोडियम को, कि सोडियम तो जल्दी जाओ, ब्रेन को बोलो कि यहाँ पे भोजन है, यहाँ से भोजन को आगे हम भेजाएं, तब ना फिर दूसरा भोजन आएगा। तो सोडियम जाता है कहाँ पे? तब ब्रेन में। और ब्रेन के जो नसें हैं उसको बोलता है कि देखो भाई, भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक आकर के किस में रुका हुआ है? फंडिंग वाले भाग में रुका हुआ है। जल्द से जल्द क्या कीजिए? उसको पचाने का काम कीजिए। आगे का मतलब कि आप ऑर्डर दीजिए ताकि आगे का प्रक्रिया हो सके। और ब्रेन जो है ना ऑर्डर देता है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 घंटे के बाद भोजन कहाँ पे चल जाता है? पाइलोरिक वाले भाग में चला जाता है। यानी एक बात आप लोगों को पता चल गया कि जो आमाशय के जो फंडिंग वाले भाग है, इसमें भोजन का पाचन हुआ नहीं, इसमें केवल भोजन को रोक कर रखा गया 3 से 4 घंटा तक। समझ में आया? तो फंड यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी फंडिंग वाले भाग में जब भोजन नहीं रहते तो आपके फंडिंग वाले भाग के जो रुचि होते हैं वो खड़ा होने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से सटने लगते हैं, टकराने लगते हैं, जिससे हम लोगों को क्या होती है? तो चुभन होती है, गड़ता है, जिसको हम लगते हैं, हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में, गाँव के भाषा में, कि चूहा पेट में कूद रहा है। यानी समझिए कि चूहा क्यों कूदता? यानी कि जब हम भोजन को किए, भोजन जो है ना कार्डिक वाले भाग में अम्लीय बन करके वो कहाँ पे आया था? फंडिक वाले भाग में। और फंडिक वाले भाग में जो है ना रोक कर रखा गया, जैसे भोजन उसमें से निकलेगा तो वह रुचि आपस में क्या होगा? सटेगा, टकराएगा, खड़ा होगा जो सोया हुआ था, जिससे हमको क्या होती है? चुभन महसूस होती है हमारे पेट के अंदर। उसके बाद अब देखिए फंडिक वाले भाग से भोजन कहाँ पे आएगा? तब पाइलोरिक वाले भाग में आएगा। पाइलोरिक वाले भाग में यहाँ पे एक परत पाई जाती है, एक ग्रंथि की परत पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। यह कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि है। इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। यह जठर ग्रंथि क्या है? आप लोगों को हम एक ग्रंथि का वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप लोगों को पूरे ग्रंथि के बारे में आप लोगों को हम डिटेल बताएंगे। अभी यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे पाइलोरिक वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। इस जठर ग्रंथि से निकलता है क्या चीज? तो जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस। और जठर रस से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन एंजाइम? तो एक रेनिन और दूसरी का पेप्सिन। देखिए यहाँ पे लिखा है जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस से क्या निकलता है? रेनिन तथा पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है और पेप्सिन का काम क्या है? रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना, यानी कि दूध का पाचन कराना। और पेप्सिन का काम क्या है? जो भोजन से हम लोग प्रोटीन को जो लिए थे, उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। देखिए प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन तब कहा जाएगा जब प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाएगा तब। अभी यहाँ पे प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ, यहाँ पे जो मेरा पेप्सिन है वो प्रोटीन को किस में बदल दिया? तब पेप्टोन में बदल दिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था क्या कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है? तब पेप्सिन करता है। और हमारे शरीर के किस अंग में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल जाता है? तो पाइलोरिक। तो आप लोग समझ गए रेनिन क्या होता है। रेनिन की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है? बूढ़े लोगों में रेनिन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर भी बोलता है बूढ़े लोगों को कि आप जो है दूध ना खाकर के दही खाइए। क्यों? क्योंकि दूध खाइएगा तो आपके अंदर रेनिन की मात्रा तो है नहीं, और रेनिन की मात्रा जब है नहीं तो रेनिन दूध को कैसे दही में बदलेगा? नहीं बदल पाएगा। इसलिए डॉक्टर या कोई भी आदमी बूढ़े लोगों को अधिक सजेशन देता है दही खाने के लिए, क्योंकि आपको रेनिन की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आपको समझ में आ गया। यानी कि सबसे पहले मेरा भोजन ग्रास मुख में, पाचन का शुरुआत मुख में हुआ, मुख से कहाँ पे आया? ग्रास नली में,
क्रॉस नली के बाद कहाँ पे एंट्री करेगा, आमाशय में, और वो भी आमाशय के कौन से भाग में, तो कार्डियक वाले भाग में। कार्डियक वाले भाग में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, और वहां से भोजन कहाँ चलता है, फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में क्या करता है, भोजन उसमें क्या पाया जाता है, तो रुचि पाया जाता है। यह रुचि क्या करता है, जब भोजन को रोक कर रखने काम करता है 3-4 घंटा, और उसके बाद भोजन को कहाँ जाता है, पाइलोरिक वाले भाग में। और पाइलोरिक वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि से क्या निकलते हैं, तो जठर रस निकलते हैं। जठर रस में दूसरे के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन, तो रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना, और पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। स्टोमक के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद कार्डियोलॉजी, आपको बताया है कि जो मेरा जो भाग होता है कार्डियक, यह हृदय के जस्ट बगल में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्डियक पड़ गया। आपको यहाँ पे बता दिया है कि कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो हार्ट जो है हृदय का अध्ययन कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियक वाले भाग में किसका निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है, और इसमें एंजाइम जो है ना, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। उसके बाद बताया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, और यह भोजन को तोड़ने का भी काम करता है। यानी कि जो भोजन हमारे दांत जो तोड़ नहीं तोड़ा था, उसको कौन तोड़ देता है पूरा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तोड़ता है। उसके बाद फंडिक वाले भाग में क्या पाया जाता है, रुचि पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को रोक कर रखने का काम करता है। या जब इसमें भोजन नहीं रहता तो यही क्या करता है, आपस में टकराता है, जिसके चलते हमारे पेटों में चुभन महसूस होती है। भोजन को रोक कर रखने का काम करता है, इसमें कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। पाइलोरिक में बता दिया है कि इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं, और इसमें से जठर रस से दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का मतलब दूध से दही बना देना, पेप्सिन का मतलब प्रोटीन से पेप्टोन में बदल देना। यहाँ पे आप देखिए बच्चों में रेनिन क्या होती है, बच्चों में रेनिन क्या होती है, अधिक होती है। यानी बच्चों में रेनिन अधिक होती है, और बूढ़ों में रेनिन क्या होती है, तो कम होती है। और देखिए दूध में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो लिखा है दूध में कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। और यह केसिन प्रोटीन को क्या चीज में बदल देता है, तो पारा केसिनोड में बदलता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केसिन प्रोटीन, केवल पूछे प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है कौन था, पेप्सिन। और आपसे कहा है कि केसिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पारा केसिनोड में, क्योंकि दूध में कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। और दूध का जो रंग है सफेद, वो किसके कारण, तो केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग कैसे दिखता है, तो सफेद दिखता है। और यहाँ पे कैरोटीन, दूध का हल्का पीला रंग, दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए दूध जो होता है, दूध को कंप्लीट भोजन नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस भोजन में आयरन की मात्रा नहीं है, विटामिन सी की मात्रा नहीं हो, उसको कंप्लीट भोजन कभी नहीं मान सकते हैं। उसी तरह हमारे दूध में ना विटामिन सी पाया जाता है, ना आपको आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसके चलते इसको कंप्लीट भोजन नहीं कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध को कंप्लीट भोजन नहीं कहा जाता है, क्योंकि लोहा और विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है। माँ के दूध से इतना ज्यादा फायदा है, लोग कहते हैं कि माँ के जो दूध होते हैं बहुत अधिक फायदा होते हैं। क्या करते हैं माँ के दूध से, क्या फायदा होते हैं, तो माँ के दूध से हमको एंटीबॉडी मिलता है। एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीबॉडी उसको कहते हैं, यानी कि समझिए सपोज दैट सेना को कहते हैं, जिसे हमारे देश की रक्षा करने के लिए कौन है, तो फौजी है। वो बॉर्डर पर रहता है, तो हम यहाँ पे सुखी चैन से हम रह पाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर है एंटीबॉडी। जैसे आपको बुखार हुआ, बुखार जो हुआ, ये आपको इसका दवा खाइएगा, यानी बुखार का जब आप दवा खाएं तो ये क्या करेगा, आपके अंदर जाएगा दवा, और दवा जो है ना आपके एंटीबॉडी को जो है ना एक्टिव करेगा। कौन से एंटीबॉडी को, जो आपके मां से प्राप्त हुआ, यानी कि आपके बुखार को ठीक करने वाला जो एंटीबॉडी आपके शरीर में है उसको जगाएगा और कहेगा कि इसके अंदर क्या हुआ है, बुखार हुआ है, इसको ठीक करो। यानी कि हम जो दवा खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, तो एंटीबॉडी को जगाने के लिए, एक्टिव करने के लिए। तो आप बताइए एंटीबॉडी हमको कहां से प्राप्त हुआ, माँ के दूध से प्राप्त हुआ। माँ के दूध बहुत ही क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, और माँ के दूध से हमको क्या चीज की प्राप्ति होती है, तो एंटीबॉडी की प्राप्ति होती है। कोई भी बीमारी होता है और बहुत ही जल्दी दवा खाने के बाद ठीक हो जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपके अंदर जो ठीक करने वाला जो सेना है वो पहले से ही मिल चुका है।
किससे मिला है? तो माँ के दूध से। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छा तरह समझ में आएगा, जब कोरोना आया तो कोरोना की एंटीबॉडी हमारे मम्मी के अंदर नहीं था, हमारे मम्मी मतलब माँ के अंदर नहीं थी, किसी माँ के अंदर। और माँ के अंदर जब नहीं थी तो क्या दूध के सहारे हमको कोरोना को ठीक करने वाले एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। यानी हम लोग के शरीर में एंटीबॉडी था ही नहीं। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या निकाला? कोरोना का वैक्सीन निकाला। वो वैक्सीन क्या किया? हमारे शरीर में गया और एंटीबॉडी को बनाया। किससे लड़ने के लिए? यानी कि कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी यानी कि सेना को तैयार किया। आपको अच्छा तरह समझ में आ गया कि एंटीबॉडी होता क्या है। चलिए अब आगे हम जानते हैं भोजन का रूप। जब सबसे पहले बोलस यानी जब भोजन मुख में क्या करते हैं? चबा उबा करके ग्रास नली के सहारे जब भेजते हैं तो वह बोलस का रूप लिया जाता है। अब भोजन छोटे अपना आमाशय में होते हुए यानी कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक वाले भाग से होते हुए अब कहाँ जाएगा? वो किस रूप में हो गया? पाइलोरिक वाले भाग में भोजन तो आया, इसमें पाचन हुआ प्रोटीन का। अब भोजन यहाँ पे किस रूप में हो चुका है? तो काइम का रूप ले चुका है भोजन। किसका रूप? काइम का रूप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन को काइम, भोजन जो है काइम का रूप कब लेता है? तो जब अमाशय से जब निकलता है तब, यानी कि अमाशय में वो किसका रूप लेता है? तो काइम का रूप लेता है। अब यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत। अब भोजन तो अमाशय में जो प्रक्रिया होना था तो हो गया। अब भोजन कहाँ पे जाएगी? तो अब छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब एंट्री करेंगे। यह स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो क्या होगा? छोटी आंत। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा। समझ में आया? अब देखिए यह जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। हम जानते हैं कि पूरे आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 9 से 10 मीटर होती है, 32 फीट। और एक छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 से 7 मीटर होती है। यह छोटी आंत का काम क्या है? तो संपूर्ण पाचन कराना। हमारा भोजन का टोटली पाचन यानी कि संपूर्ण पाचन कहाँ होती है? तो छोटी आंत होती है। हम लोग अब छोटी आंत के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे कि छोटी आंत के भाग कितने होते हैं। तो देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के कितने भाग? डेडुनम जो यू के आकार का होता है, दूसरा भाग क्या होता है? जेजुनम, और तीसरा भाग क्या होता है? तो इलियम होता है। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग बताएंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो इसको क्या कीजिए, आप वीडियो को स्किप करके रोक करके इसको क्या कीजिए, पहले आप नोट कीजिए। छोटी आंत के बारे में अब हम लोग डिटेल जानते हैं। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। भोजन अब किसका रूप ले चुका है? तक काइम का। अब वह भोजन किस प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का है। छोटी आंत में अब क्या करेगा? प्रवेश करेगा। छोटी आंत के साथ एक कंडीशन आ जाता है। छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, हम अम्लीय भोजन जो है उसको अब एंट्री करने ही नहीं देंगे। यानी कि भोजन इसमें जो अमाशय था, अमाशय का प्रक्रिया हो चुका है, और भोजन अमाशय से कहाँ पे एंट्री करेगा? छोटी आंत में। यह छोटी आंत जिसको गांव देहात में पचौड़ी बोला जाता है। अब भोजन यहाँ से छोटी आंत में एंट्री करेगा, तो छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय भोजन को हम एंट्री नहीं करने देंगे। यानी कि कौन से भोजन को एंट्री करने देंगे? तो क्षारीय भोजन को एंट्री करने देंगे। गजब बात है भाई। अब क्षारीय उस भोजन को बनाएगा कौन? तो उसमें 2 तरह के हार्मोन जानते हैं कि छोटी आंत के भाग होते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो डेडुनम में 2 तरह के गार्ड को रखा गया जिसका मुंह डेडुनम की ओर खुला हुआ रहता है। वो 2 गार्ड कौन है? तो एक होता है सेक्रेटिन और दूसरा होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन क्या होता है? तो यह अग्नाशय जो आपका जस्ट इसके ऊपर यानी छोटी आंत और जो बड़ी आंत है इसके जस्ट ऊपर आता है, ये अग्नाशय है। अग्नाशय से क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। हम इसके बारे में बताएंगे। यानी यह भी सोया रहता है, इसको एक्टिव कौन करता है? सेक्रेटरी एक्टिव कर देता है, जगाता है सेक्रेटरी। अरे जब वो भोजन आ रहा है वो क्या करता है? एंजाइम जाना है। जब यही है
जो पूर्ण रूप से एंजाइम मिला देता है, फाइनली एंजाइम देता है कि जाओ और भोजन की प्रक्रिया आगे कुछ नहीं हो गया, यानी कि मेरा फाइनल एंजाइम का मिलावट होगा और भोजन पूरा क्या हो जाएगा, पच जाएगा। तो पूर्ण पाचन की क्रिया, पूर्ण पाचन की क्रिया का काम कौन कराता है, तो यह अग्नाशय ही कराता है। पूर्ण पाचक रस देने का काम कौन करता है, अग्नाशय करता है। अग्नाशय को जगाया कौन, सेक्रेटरी। भाई अभी भी भोजन अब लिए हैं, अम्लीय बनाए कौन, तब कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये बगल में लीवर, इसको बोलते हैं लीवर, और यह है आपका पित्ताशय, इसको यकृत जिसमें पित्त बनेगा, ये पित्त इसमें से बन करके कहाँ जाएगा, तो पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। और ये गॉल ब्लैडर में जमा होता है और यहाँ से जो है कहाँ पे देने का पड़ता है, तो छोटी आंत में, छोटी आंत के जो डेडुनम वाले भाग में जो मुंह खुला हुआ है इसमें देता है कि लो भाई भोजन में मिलाओ। और ये पित्त जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब बताइए छोटी आंत क्या बोला था, भोजन को क्षारीय बनाना, तभी हम इसमें एंट्री करने देंगे। तो भाई कोलेसिस्टोकाइनिन दिया, किसको जगा दिया, लीवर को। तो भाई तो जल्दी से जल्दी क्या करो, लीवर को, आपको पित्त को बनाओ, और पित्त बना करके किसको दो, गॉल ब्लैडर को। और गॉल ब्लैडर किसको देता है, तो यह आपको भोजन में मिला देता है और भोजन क्या बन जाता है, तो क्षारीय बन जाता है। यानी कि आपको यहाँ पता चल गया कि डेडुनम वाले भाग में क्या हुआ, तो डेडुनम वाले भाग में दो तरह की पेनक्रियाज का मुंह खुला हुआ था जो एंजाइम थी। अभी बताएंगे कि इसमें से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, वो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं अभी बताएंगे। और यहाँ से लीवर में क्या बना, पित्त बना। पित्त कहाँ जमा हुआ, पित्ताशय में, और पित्ताशय क्या किया, भोजन को क्षारीय बना दिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलिए अग्नाशय से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पूर्ण पाचन और अवशोषण करने के लिए छोटी आंत करती है, ये तो बता दिए कि छोटी आंत क्या करता है, तो पूर्ण पाचन, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होती है और ये अवशोषित भी करती है। मान लो कि पाचन हो गया, अब भाई उसको अवशोषित यानी सोखना भी तो है, जब तक सोखेंगे, सोखेगा नहीं कोई तो फिर हमारे शरीर को एनर्जी मिल कैसे पाएगा। तो छोटी आंत क्या करता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी कराता है और सोखने का काम, चूसने का भी काम करता है कौन, छोटी आंत, जिससे हमको ऊर्जा मिल पाती है। 2 काम, पाचन और अवशोषण। अब यहाँ पे देखिए डेडुनम, लीवर और पेनक्रियाज क्या करते हैं, मुंह को खोल देते हैं। इसमें सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन के 2 द्वार क्या होते हैं, मुंह खुले हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। छोटी आंत के जो डेडुनम वाला भाग उसमें एंजाइम है, कोई एंजाइम नहीं है। इसमें 2 का मुंह खुला हुआ है, वो लीवर का और दूसरे का पेनक्रियाज का। इसमें बस मिलाने वाला काम किया जा रहा है, इसको क्षारीय बनाया जा रहा है और एंजाइम मिलाया जा रहा है कि लीजिए एंजाइम भोजन को पचाइए, लीजिए आपका क्या चीज, तो यह पित्त भोजन को क्षारीय बनाइए। देखिए पित्त जो होता है ये एंजाइम नहीं है, अग्नाशय ये क्या है, एक ग्रंथि होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, पूर्ण पाचक एंजाइम देने का काम करता है। इसमें 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन निकलते हैं, यहाँ पे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये लाइपेज क्या करता है, ध्यान दीजिए, इसका शॉर्टकट ट्रिक है लात, LAT, लात। L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। यह लाइपेज क्या करता है, तो फैट और वसा क्या करता है,
बताए थे कि भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, तो ऊतर तक जाता है। अब आपको पाचन तंत्र को दो भागों में बांटे थे, आहार नाल और दूसरे का पाचक ग्रंथि। यानी दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। पाचक ग्रंथि की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्रंथि से हमको क्या निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। जब तक अगर एंजाइम हमारे भोजन में अगर नहीं मिलता है तब तक भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है। और आहार नाल के बारे में जानते हैं कि भोजन कहाँ रहता है, तो मेरा पूरा भोजन जो है, भोजन जब हम करते हैं तो आहार नाल में ही रहता है। और आहार नाल की आपकी लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट होती है, यानी कि 9 से 10 मीटर होती है। आपको बता दिए थे कि सबसे पहले मुख में भोजन का पाचन होगा, उसके बाद मुख से कहाँ पे जाएगा, तो ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, तो आपका आमाशय में जाएगा। आमाशय के 3 भाग बता दिए थे। कौन कौन भाग बताए थे, तो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक बताए थे। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। भोजन को आमाशय से कहाँ भेजे थे, छोटी आंत में भेजे थे। छोटी आंत में बताया था कि छोटी आंत के साथ एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं रख सकते हैं। हम जब भी रखेंगे तो क्षारीय भोजन को रखेंगे। अब भाई यहाँ पे दुविधा हो जाती है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जो डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यह हो गया आपका डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम जो होते हैं यू आकार के होते हैं। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेडुनम यानी बकवास का आकृति कैसी होती है, तो यू के आकार की होती है। तो यू के आकार की जो होती है डेडुनम, डेडुनम में 2 चीज पाए जाते हैं, 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिकेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ना, यह आपको लीवर को जो है ना एक्टिव करता है कि भोजन क्या हो रहा है, आ रहा है, भोजन में क्या मिलाना है, तो पित्त को मिलाना है। यानी कि लीवर में क्या होता है, तो पित्त बनता है। वह पित्त कहाँ उपस्थित होता है करके, तो पित्ताशय। देखिए यह हो गया आपका लीवर। लीवर में क्या बनेगा, तो आपका पित्त बनेगा। और यहाँ से पित्त बन करके कहाँ पे आएगा, तो आपका यहाँ पे पित्ताशय में, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं पित्ताशय। समझ में आएगा, पित्त बनेगा यहाँ पे। स्टोर कहाँ होगा, पित्ताशय में होगा। अभी पित्ताशय क्या करेगा, भोजन को देने का काम करेगा। देखते रहेगा कि भोजन कब आ रहा है, क्योंकि छोटी आंत बोलता है कि जब तक भोजन अगर क्षारीय नहीं होगा तब तक छोटी आंत में पाचन हो भी नहीं करेगा। अब यहाँ से क्या करेगा, ये पित्त भोजन में मिला देगा। अब पित्त कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। भोजन को क्या कर दिया, या पित्त क्षारीय बना दिया। अब बारी आता है सिकेटिन का, क्योंकि डेडुनम में 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। अब सिकेटिन क्या करता है, ये पैनक्रियाज को, यानी अग्नाशय, जिसको यहाँ पे जस्ट इसका भी मुंह खुला हुआ रहता है डेडुनम वाले भाग में, पैनक्रियाज है क्या, अग्नाशय, इसको एक्टिव करता है कि तुम क्या करो, तुम्हारे अंदर जो एंजाइम है उसको भी भोजन में क्या करो, मिलाओ। उसको क्या करो, मिलाओ, ताकि भोजन में क्या हो सके, पाचन हो सके। पैनक्रियाज के अंदर 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्नाशय में कितने तरह के एंजाइम, तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, तो फैट और वसा को क्या करता है, पाचन कराने का काम करता है। फैट और वसा का पाचन कराता है, यानी कि तेलीय जो पदार्थ है उसका पाचन कराने का काम कौन करता है, तो लाइपेज करता है। दूसरा चीज एमाइलेज, ये स्टार्च का क्या करता है, पाचन कराता है। स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। हम जानते हैं कि मुख में भी स्टार्च क्या होता है, पाचन होता है। स्टार्च समझते हैं, मंड जिसको चोकर भी कहते हैं, उसका पाचन मुख में भी होता है। और कहां पे होता है, तो आपका अग्नाशय वाले भाग में। अग्नाशय क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम निकलता है, एमाइलेज भी करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। क्योंकि जो हमारे मुख में जो स्टार्च का पाचन होता है, वह पाचन कहां पे होता है, हमारे आपका छोटी आंत के अंदर होता है। तीसरा क्या होता है, ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, तब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। बड़ी कंफ्यूजन में आप लोग रहेगा। यहाँ पे देखिए, प्रोटीन का पाचन भी कराता है ट्रिप्सिन, लेकिन जानते हैं कि पेप्सिन जो होता है, जो आमाशय के जो 3rd वाला भाग था, पाइलोरिक वाला, पाइलोरिक में क्या निकल रहा था, पेप्सिन निकल रहा था। पेप्सिन नाम है। पेप्सिन क्या किया था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा। प्रोटीन का पाचन तब कहलाएगा जब प्रोटीन जो है ना एमिनो एसिड में बदल जाएगा। तब अभी भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। कुछ प्रोटीन का पाचन आमाशय में हुआ, कुछ प्रोटीन का पाचन यहाँ पे छोटी आंत में हो रहा है। ठीक है, फाइनली कहां पर होगा ये आप लोगों को हम अभी जानेंगे। तो समझिए अब आते हैं, जानते हैं कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम में क्या पाचन हो रहा है, नहीं, इसमें क्या होता है,
तो इसमें दो तरह के हार्मोन होते हैं और हार्मोन जो है ना एक्टिव करने का काम करते हैं कि लीवर जो है पित्त को मिलाओ, पैनक्रियाज जो है तो अपना एंजाइम को मिलाता है कि भोजन का प्रक्रिया यानी पाचन हो सके। डेड्यूनम में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। उसके बाद आता है जेजुनम। जेजुनम में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है? क्योंकि जेजुनम वाले भाग में भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। आप कहिए कि डेड्यूनम में तो सर पैनक्रियाज में तो है तो ला करके डेड्यूनम में ही दे रहा है, तो हाँ, लेकिन यहाँ पे जेजुनम वाले भाग में तो पाचन साफा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम पाया नहीं जाता है। उसके बाद आता है तीसरा भाग इलियम। तो जेजुनम का काम केवल क्या है, यानी भोजन को कहां पहुंचा देना, तो आपका इलियम वाले भाग में। यह सबसे अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का सबसे अंतिम वाला भाग कौन होता है? तो इलियम होता है। और इलियम का काम क्या है? देखिए, ये अंतिम भाग होता है, ये पाचन और अवशोषण दोनों करने का काम करता है। यानी कि जो छोटी आंत का जो इलियम वाले भाग होते हैं, भोजन का ये पाचन पूर्ण रूप से पाचन भी कराते हैं और अवशोषण भी कराते हैं। यानी कि जो भाग भोजन क्या हो गया है, पच चुका है, उसको सोखते हैं, सोखने का काम करते हैं, चूसने का काम करते हैं। कौन? इलियम। इलियम जो होता है छोटी आंत का अंतिम वाला भाग होता है और इलियम क्या करता है? तो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से करता है और ये अवशोषण भी करने का काम करता है। और तीसरा देखिए, इलियम वाले भाग में 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं। इलियम से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं? 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं। वो कौन कौन है अभी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला है इरेप्सिन, दूसरी का है लाइपेज, तीसरी का है माल्टेज, चौथा है सुक्रेज और लैक्टोज। इलियम के बारे में आपको जाने, यहाँ पे देखिए, यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलता है, इसको आंतरस भी कहते हैं। देखिए, इलियम से जो है कई तरह के आंतरस निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। आपसे कहेगा कि छोटी आंत से, आपसे कहेगा कि छोटी आंत के जो इलियम वाले भाग होते हैं, इलियम से आंतरस निकलते हैं। कितने तरह के आंतरस निकलते हैं? तो कई तरह के आंतरस निकलते हैं, जिसके बारे में हम लोग 5 तरह के आंतरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है इरेप्सिन, ये भी प्रोटीन को ही पचाएगा। पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाया था, जो अमाशय में पाइलोरिक वाले भाग में प्रोटीन का पाचन हुआ था। फिर कहां पे? तो यहाँ पे अग्नाशय किया था। अग्नाशय के अंदर जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम था ये किया था। ये पेप्टोन को किसने बदला था? पेप्टाइड में। और यहाँ पे इरेप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करेगा, लेकिन प्रोटीन अब किसने पहले से बदला हुआ है? तो पेप्टाइड में। अब ये पेप्टाइड को किसने बदल देगा? एमिनो एसिड में। यानी कि देखिए, फाइनली प्रोटीन का पाचन कहां पे हुआ? तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में कौन किया? तो इरेप्सिन ने किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इरेप्सिन। आपको पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन। प्रोटीन को जो है पेप्टोन में कौन बदलता है? तो पेप्सिन। पेप्सिन कहां पाया जाता है? तो अमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में पाया जाता है। अगर आपको नहीं देखे होंगे दोस्तों इसके बारे में वीडियो नहीं जान रहे होंगे तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तीसरा देखिए, यहाँ इरेप्सिन समझिए प्रोटीन का पाचन करता है, यानी पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। और लाइपेज क्या करता है? तो यह वसा का पाचन कराता है। किसका पाचन? तो वसा का पाचन। अभी आप लोग यहाँ पे देखें, लाइपेज क्या करता है? फैट और वसा का पाचन करता है। जो वहां बन जाता है उसका कौन करता है? लाइपेज। वो भी लाइपेज ही है। वसा का पाचन ठीक है कौन करता है? तो लाइपेज करता है। और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल बदलता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदलने का काम कौन करता है? तो वह है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? तो वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलने का काम करता है। तीसरा देखिए, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? तो माल्टोज को बचाता है। ये तो सिंपल है। यहाँ पे सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज यानी चीनी को बचाता है। उसके बाद लैक्टेज क्या करता है? तो लैक्टोज को बचाता है। 5 तरह के आंतरस समझ जाने। इरेप्सिन जो पेप्टाइड को क्या किया? एमिनो अम्ल में बदला। उसके बाद समझो लाइपेज, ये फैट यानी वसा का क्या किया? पाचन किया। ये वसा को क्या करता है? ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल बदलने का काम करता है। और यहाँ पे हम जाने माल्टेज के बारे में, जो माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज जाने जो सुक्रोज का पाचन करता है। और यहाँ पे लैक्टेज जाने जो लैक्टोज का पाचन करने का काम करता है। छोटी आंत के
अंतिम वाले भाग में, छोटी आंत के अंतिम वाले भाग में अंगुलीनुमा आकृति होती है, अंगुलीनुमा, जो भोजन को चूसने का काम करती है, सोखने का काम करती है, उसको हम बिलाई कहते हैं। बिलाई, बिलाई। समझ गए आप अच्छी तरह से? चलिए इसके बाद अब यहाँ पे छोटी आंत भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया और शोषण भी हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो बड़ी आंत पढ़ने का कोशिश करते हैं। इससे पहले आप लोग सबसे पहले से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी तो वीडियो को रोक करके आप क्या कीजिए, इसको आप लिख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, भोजन के तुरंत बाद हम लोग को पानी क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को हम बता दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने में कितना ज्यादा है। अगर आप भोजन के तुरंत बाद अगर आप क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, तो एंजाइम को क्या कर देता है, पतला कर देता है। अगर एंजाइम पतला हो जाएगा तो भोजन का पाचन आपका सही से नहीं हो पाएगा। अब भोजन का जब पाचन सही से नहीं हो पाएगा तो क्या आपके अंदर क्या उसका अवशोषण, क्या आपके अंदर भोजन का पाचन नहीं होगा तो क्या आपके अंदर ऊर्जा मिल पाएगी, बढ़िया से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों एक चीज और बताते हैं। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नींद क्यों आती है, इसके बारे में आप लोग हम बताएंगे। देखिए, भोजन हमारे शरीर में 3 से 4 घंटा तक रहता है, जानते हैं। इस भोजन को पचाने के लिए इंफॉर्मेशन सोडियम लेकर के जाता है किसके पास, ब्रेन के पास। और ब्रेन के जितने भी नसें होती है, नस के सहारे जो ब्लड होती है, उस सभी के सभी ब्लड भोजन को पचाने में लग जाती है। अब बताइए, ब्रेन से जब पूरा ब्लड जो है अधिकांशतः जब भोजन को पचाने में अपना पूरा योगदान दे देगी, जब ये खाली हो जाएगा, जब इसमें कुछ नहीं रहेगा, तो क्या आपको यहाँ पे एनर्जी मिल पाएगी, क्या ब्रेन एक्टिव रह पाएगा? जब ये एक्टिव नहीं रहेगा तो निश्चित है कि आपको सुस्ती आएगी और आपको नींद लगेगी। यही कारण होता है कि भोजन खाने के तुरंत बाद आपको क्या होती है, तो नींद आती है। चलिए हम लोग बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है, इसमें केवल पानी का अवशोषण होता है। पानी को सोखने का काम कौन करता है, तो बड़ी आंत करता है। याद रखिएगा, केवल ये पानी का अवशोषण करता है, भोजन का अवशोषण नहीं करता है बड़ी आंत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका बड़ी आंत। क्या बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, तो नहीं होता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जल का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है। जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में विटामिन बी का निर्माण होती है। बड़ी आंत में क्या होती है, तो विटामिन बी का निर्माण होती है। और लीवर में विटामिन ए का निर्माण होती है। लीवर में किसका निर्माण होती है, विटामिन ए की। और आपका बड़ी आंत में किसका निर्माण होती है, तो विटामिन बी की। आपको विटामिन से संबंधित भी आप लोगों को वीडियो हम अपलोड कर देंगे। कौन से विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन जो है ना पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, वासा में घुलनशील होते हैं, इस सब के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इस सब चीज के बारे में एक अलग आप लोगों को वीडियो हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम बता दिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बड़ी आंत में कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन बी का। और लीवर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन ए का। आगे आपको बताया गया है कि आपकी जो बड़ी आंत होती है, इसके 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं, देखिए, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम या मलाशय। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम या मलाशय। सिक्कम जो होती है कहाँ होती है, तो मनुष्य के दाहिने साइड होती है। यानी कि बड़ी आंत के जो सिक्कम वाला भाग है वो दाहिने साइड होती है, यानी कि हमारा दाहिने साइड इधर क्या होगा, सिक्कम होगा। यानी देखिए, यह जो है ना, यह सिक्कम वाले भाग है। इसके जस्ट नीचे यह अपेंडिक्स होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ऑस्सेसियन की तरह काम करता है। यह पहले ऑस्सेसियन नहीं था। पहले हम लोग देखो, ये ऑस्सेसियन किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रहे, जिसका कोई काम नहीं है, उसे हम ऑस्सेसियन कहते हैं। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर के अंदर ऑस्सेसियन है। नाखून का कोई काम है, नहीं है, तो नाखून क्या है, ऑस्सेसियन है। बाल का कोई काम है, नहीं है, तो क्या है, ऑस्सेसियन है। तो इसी तरह अपेंडिक्स भी क्या होता है, ऑस्सेसियन होता है। पहले जब हम लोग घास भूसा खाते थे, जब आदिवासी जीवन हम लोग जीते थे, उस समय अपेंडिक्स क्या था, तो एक्टिव था, क्योंकि ये अपेंडिक्स का काम है घास भूसा को क्या करना, पचाना। जैसे जानवर के अंदर
जो अपेंडिक्स होता है ये अवशेषीय अंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जानवर जो होते हैं, गाय बैल जो मतलब कि घास फूस खाते हैं, उनके अंदर अपेंडिक्स अवशेषीय अंग नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर घास भूसा को पचाने की क्या होती है, इसकी क्षमता होती है। अपेंडिक्स जानवर के अंदर क्या करता है, घास भूसा को पचाने का काम करता है। मनुष्य के शरीर में, सभी के शरीर में अपेंडिक्स होते हैं। ये मत सोचिए कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स नहीं है, उसके शरीर में अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडिक्स सभी के अंदर होते हैं। ये एक अवशेषीय अंग है जो कोई काम का नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि छोटी आंत से भोजन अंदर गया, भोजन का पाचन हो चुका है, अब एंट्री किया यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ अननोन जो है इसमें अपेंडिक्स वाले भाग में चला जाता है। अपेंडिक्स तो सोया रहता है जिसका कोई काम नहीं है। अब उसमें भोजन जाएगा, भोजन क्या होगा, सड़ेगा, सड़ेगा तो उसमें क्या बनेगा, घाव बनेगा, उसमें क्या बनेगा, ताजा बनेगा। जब ताजा करेगा तो एकदम अपेंडिक्स क्या हो जाएगा, जग जाएगा। भाई वो तरीके पहले में तुमको बताना चाहिए कि हमको ये चीज पचाना है, हमको तो पता नहीं था इसलिए हम सो रहे थे। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम भोजन मेरा छोटी आंत से जब बड़ी आंत जाती है, बड़ी आंत में जाते वक्त ही भोजन इसमें क्या हो जाती है, अपेंडिक्स में फंस जाती है, जिसके कारण अपेंडिक्स एक्टिव हो जाता है, जिसको काट करके ऑपरेशन करके क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अगर इसको काट कर ऑपरेशन करके नहीं निकालिएगा, अगर इस अंदर ही फूट जाए तो उस इंसान की मौत होने की चांस ज्यादा रहती है। अगर आपके शरीर में अगर अपेंडिक्स हो गया, सपोज दैट पेट दर्द कर रहा है, आपके अंदर शक बना हुआ है कि पता नहीं अपेंडिक्स है कि नहीं है, लग रहा है अपेंडिक्स है, तो आप दाहिने साइड यहाँ पे जो नाभि होते हैं उसके जस्ट सामने दाहिने साइड में आप दाबिए, कस के दाबिए, कस के दाबने पर अगर दर्द ज्यादा कर रहा है तो समझिए कि आपके अंदर अपेंडिक्स क्या हो गया, अपेंडिक्स बढ़ गया, आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अपेंडिक्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या करता है, तो एक अवशेषीय अंग है, ये सेलुलोज को पचाने का काम करता है। सेलुलोज मतलब कि वह आपका गाछ वृक्ष घास फूस वो सब सेलुलोज ही कहलाता है। अपेंडिक्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। चलिए तो सिक्टम के बारे में आपको जानते हैं, बड़ी आंत के। अब कोलोन के बारे में जानते हैं कि बड़ी आंत का जो कोलोन होता है उसकी क्या भूमिका होती है। कोलोन ये जल का अवशोषण करता है। कोलोन वाला भाग जो है क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, और इसीलिए कोलोन में बड़ी आंत के 3 भाग होता है। कौन कौन, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम है, जिसको मलाशय बोलते हैं। तो सिक्कम तो जान गए। अब किसको जान रहे हैं, कोलोन। कोलोन क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, और इसमें म्यूकस का भी निर्माण होता है। म्यूकस क्या करता है, आप पढ़े होंगे, मुख में एंजाइम पाया जाता है, 4 तरह के एंजाइम होते हैं जिसमें म्यूकस में होता है। वो म्यूकस का काम क्या है, तो भोजन को चिपचिपा बनाना, यानी कि समझ लें कि म्यूकस का निर्माण होता कहाँ है, तो बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में। जल का अवशोषण बड़ी आंत के कौन से भाग में होती है, तो आपको कोलोन वाले भाग में। तो कोलोन के 2 चीज आप जान गए कोलोन के बारे में कि कोलोन वाले भाग में जल का अवशोषण और म्यूकस का निर्माण होता है। और आगे जानते हैं यहाँ पे कि मलाशय क्या होता है। मलाशय जिसमें जो लैट्रिन जो होता है अवशिष्ट पदार्थ, इसको जमा करने का काम करता है, जमा करता है, यानी कि सब भोजन यहाँ पे पच उच करके सारा मतलब अवशोषण हो करके जो है ना भोजन कहाँ पे आ जाएगा, तो मलाशय में आएगा। भोजन अब मलाशय में क्या रहेगा, यहाँ पे उपस्थित रहेगा, और बाद में मलाशय से भोजन गुर्दा के तहत बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना, ये मलाशय में जब लैट्रिन आपके ज्यादा दिन तक रह जाती है तो इसके अंदर जो है ना लैट्रिन सड़ने लगती है। सड़ेगी तो यहाँ की जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या होने लगती है, घाव होने लगती है, घाव हो जाती है, जिससे जब भी आप लैट्रिन करते हैं तो क्या होती है, घाव वो फूट जाती है, फूट जाती है, घाव अगल बगल में रहती है, जिससे लैट्रिन करने पर दर्द भी करती है और उससे ब्लीडिंग भी आ जाती है। जब फूट जाती है घाव तो क्या आती है, ब्लीडिंग आने लगती है, जिसको हम बवासीर कहते हैं। ये बवासीर बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। डॉक्टर क्या करता है, ये बवासीर को ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल देता है। लेकिन याद रखिएगा, जिसके अंदर बवासीर हो गया जल्दी ठीक नहीं होता है। एक बार जब आपके अंदर घाव पकड़ लिया तो कितनों काट के निकालिएगा जल्दी ठीक होगा, जल्दी ठीक नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वह रहता है, कुछ ना कुछ उसका अंश देखने को मिलता है। इससे अगर बचना है, गर्म चीज आप कम खाइए, टाइम टाइम से जो है ना आप लैट्रिन करते रहिए, पानी पीजिए दबा करके, कभी आपको बवासीर नहीं होगी। जिसको अगर बवासीर हो गया समझिए कि बहुत ही खतरनाक है, पैंट को जो है ना खराब कर देता है। तब जान लो कि बवासीर क्या होती है। चलिए दोस्तों,
पाचन की जो क्रिया होती है वो 5 अवस्था में होती है। इसके बारे में हम लोग अच्छा तरह से जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा हुआ है कि कितने अवस्था में होती है। अगर आप 10th में हो, अगर 11th 12th में हो, अगर बायोलॉजी लिए हो, तो ये जरूर क्वेश्चन पूछती है कि पाचन की कितनी अवस्था होती है, तब 5 अवस्था होती है। पहले कौन होता है, तो अंतःग्रहण। अंतःग्रहण इसमें छुपा हुआ है, अंतःग्रहण यानी कि भोजन को अंदर के तरफ क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना। जब भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको कहते हैं अंतःग्रहण। यानी कि पहला स्टेप होता है अंतःग्रहण का, यानी कि भोजन को अंदर की तरफ ग्रहण करना। दूसरा होता है पाचन, जो अंदर की तरफ अंतःग्रहण किए जब भोजन को, उसका क्या करना, डाइजेशन करना, यानी कि पाचन करना। उस भोजन का क्या करते हैं, पाचन कराते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। यानी 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, अवशोषण। यानी कि जब भोजन क्या हो जाता है, पूरा क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है, तो उसको कोशिका क्या करती है, उसको सोखने का काम करती है, यानी कि अवशोषण करने का काम करती है हमारे शरीर के अंदर। भोजन का पाचन हो गया, तो भोजन का पाचन जब हो गया तो उसको सोखने का काम कौन करेगा, जो अच्छे पदार्थ उसको सोख लेगा, जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देगा। तो उसको सोखने का काम हमारे अंदर शरीर के अंदर कोशिका करती है, जिसको हम कहते हैं अवशोषण, यानी कि अवशोषण करती है। तीसरा काम होता है स्वांगीकरण। जो बचे हुए भोजन है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, तो उससे हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, यानी उसको हम उससे क्या लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, फिर उसको पचाते हैं, कोशिका के द्वारा उसको सोखेंगे। और जब सोखेगा तो हमारे अंदर क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। उसको आता है मल परित्याग। ग्रहण कर लिए, पाचन करा दिए, सोखवा लिए, एनर्जी प्राप्त कर लिए। अब क्या बच गया, अवशिष्ट पदार्थ बच गया, बेकार के पदार्थ बच गया। अब उसका क्या करेंगे हम, ऊर्जा के द्वारा मल परित्याग कर देंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। तब 5 तरह की अवस्था होती है पाचन की क्रिया की। समझ गए दोस्तों? इसको आप क्या कीजिए, उतारिए। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको और भी अगर वीडियो चाहिए दूसरे टॉपिक पर, तो जरूर आप हमको बताने की कोशिश कीजिएगा, उस पर भी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। और भी हम अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट देने के कोशिश करते रहेंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। एक आपके सपोर्ट हमको अंदर से बहुत ही मोटिवेट करने का काम करती है। चलिए ठीक है दोस्तों।